इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का मौसम चल रहा है और इस बीच सरकार ने क्या किया है कि इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म में बहुत सारे बदलाव कर दिए हैं। तो अब आप जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जाना है तो उस बदलावों का ख्याल रखिएगा, उससे बड़ी डिटेल में चर्चा करेंगे शो में। और साथ ही साथ इनकम टैक्स से जुड़ी हुई जो भी उलझन है उस उलझन को हम दूर करने की कोशिश करेंगे और बेहद ही आसान भाषा में। और टैक्स गुरु में आज इसी पर खास फोकस होगा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय और जो मैंने वादा किया उसके पीछे दरअसल वजह यह है कि इस बार हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़ रहे हैं अहमदाबाद से मुकेश पटेल साहब। मुकेश जी, आपका स्वागत है हमारे शो में। हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न और बाकी जो आपने बड़े अच्छे रिसर्च करके लाए हैं वो हम लोग दर्शकों को बताएंगे। दर्शकों को बता दें कि आखिर आप कहने क्या हैं अगले आधे घंटे तक। तो आपको बताऊं कि इस बार इनकम टैक्स रिटर्न भरना हुआ आसान, ITR फॉर्म में किए गए बड़े बदलाव, कैपिटल गेंस में रिबेट के नियमों में बड़ा फेरबदल, कैसे उठाएं इसका फायदा, और अगर आपने रिश्तेदारों के नाम पर किया है शेयर में निवेश तो कैसे बनेगी टैक्स की देनदारी। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि इनकम टैक्स रिटर्न, दरअसल इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। एक बड़ा बदलाव ये किया गया है कि कैपिटल गेंस जब होता था ना, तो अगर किसी को भी कैपिटल गेंस होता था, भले उस पर टैक्स देनदारी बने ना बने, तो जो सरल फॉर्म होते थे इनकम टैक्स के 1 ITR 1 और ITR 4, उससे वो बाहर हो जाता था। अब जैसे ही कुछ कैपिटल गेंस बना, भले उस पर टैक्स नहीं भी देना हो, तो आप उससे बाहर हो गए। अब बड़ी जटिलता में फंस जाते थे। तो अब सरकार ने क्या कहा कि इसको आसान कर देते हैं। ITR 1 ITR 4 दोनों में इस बात का प्रावधान कर दिया कि कैपिटल गेंस अगर होता है, अगर वो टैक्सेबल नहीं है, तो फिर आपको जो है सो इसी ITR 1 ITR फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन डिटेल तो CA लोग समझेंगे, टैक्स एक्सपर्ट समझेंगे। तो मुकेश जी समझते। मुकेश जी, ये जो बदलाव किया गया है इसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए, क्या बदलाव है ये? लक्ष्मण जी, सबसे पहले तो जैसे हमारे सब दर्शक को ध्यान में है कि ITR 1 और ITR 4, ITR 1 जो जिसको हम एक सहज नाम दिया है सहज, क्योंकि वो बहुत ही सिंपल होता है और खास तौर से जो सैलरी टैक्स पेयर्स, पेंशनर्स वगैरह जो है 50 लाख की आय से जिनकी कम आय है वो इसका विशेष फायदा लेते हैं। और ITR 4 जो है जिसको हम सुगम कहते हैं, वो खास तौर से जो जिसकी प्रोफेशनल या बिजनेस इनकम है पर प्रिजम्पटिव इनकम में वो उसका फायदा ले सकते हैं। तो ये दो बहुत ही सिंपल फॉर्म्स थे। उसमें दुविधा जैसे आपने बताई एक ये थी कि कैपिटल गेन्स अगर आपका थोड़ा सा भी होता था, एग्जम्प्ट भी होता था, पर आप उसका फॉर्म नहीं भर सकते थे। हालांकि अब भी कैपिटल गेन टैक्सेबल है तो आप 1 या 4 नहीं भर सकेंगे, आपको 2 या 3 भरना पड़ेगा। पर एक छूट जो इन्होंने इस बार पहली बार मेरे ख्याल से जो उन्होंने अनाउंस की है वो ये है कि अगर आपका सेक्शन 112A में, माना जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स फ्रॉम इक्विटीज, लिस्टेड इक्विटीज जिस पर आप STT भरते हैं, वो आपको ध्यान है कि ये 24-25 के साल के लिए अगर 1,25,000 की सीमा के अंदर है आपका गेन, तो उसको उस पर आपको टैक्स भरना नहीं होता है। तो उन्होंने ये कहा कि अब 1,25,000 तक का कैपिटल गेन है उसके अंदर के दायरे में, तो आप ये फॉर्म कर सकेंगे। उससे ज्यादा टैक्स है, माना आपका कैपिटल गेन का टैक्सेबल, तो आपको 2 या 3 में जाना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से ये छोटे छोटे बहुत सारे टैक्स पेयर्स हैं जो बॉर्डर लाइन पे उनको ये एग्जम्पशन का फायदा ले के वो सिंपल फॉर्म भर सकते थे, उनको लक्ष्मण जी अब ये लाभ मिलेगा। मेरे ख्याल से दिस इज अ वेलकम प्रोविजन। तो अगर इक्विटी से आपको 1.25 लाख रुपए तक का कैपिटल गेंस हो रहा है, तब आप ITR 1 ITR 4 भर सकते हैं। अब तक ये छूट नहीं थी, तो ये एक बड़ा बदलाव है। एक सवाल और मेरे मन में उठा कि ये इक्विटी वाली शर्त को जरा क्लैरिफाई करिए। सिर्फ शेयर बाजार से हमें कैपिटल गेन हो रहा है वही होगा, या फिर म्यूचुअल फंड से हो रहा है, या घर प्रॉपर्टी बेच के हो रहा है, वो भी इसमें शामिल हो? नहीं, हाँ, 112A जो सेक्शन है वो जैसे आपको और हमारे सब दर्शकों को ध्यान में होगा कि जो लॉन्ग टर्म, सबसे पहले तो वो लॉन्ग टर्म का इक्विटी गेन होना चाहिए। हालांकि वो शेयर से हो
या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड से हो, दोनों पर, और जिस पर एसटीटी माना सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स भरा गया है, तो ये गेन के लिए जैसे हम सब जानते हैं 12.5% का रेट है और 112A में 1,25,000 का एग्जम्पशन है। तो इस मापदंड से, इस क्राइटेरिया से आप इसका फायदा ले सकेंगे। एक संक्षिप्त में बता सकते हैं कि अगर ITR 1 और ITR 4 किन किन के लिए होता है? ITR 1 जैसे मैंने बताया सैलरीड और पेंशनर्स जिसकी एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो रेजिडेंट होने चाहिए, एनआरआईज को ये नहीं मिलना है, और जिसकी बिजनेस इनकम नहीं है, एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 से कम है, और जिनकी भारत बाहर की कोई एसेट्स नहीं है, इतने क्राइटेरिया पर, और कैपिटल गेन का जैसे हमने डिस्कस किया वो जो नियम था वो ये है। ITR 4 जो है वो प्रिजम्पटिव इनकम जिनकी है उनके लिए है, ये भी रेसिडेंट्स और इंडिविजुअल्स, और जिनकी दोनों में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 50 लाख की जो आपकी टैक्सेबल इनकम है उससे कम आय के दायरे में अगर हैं तो आप ये रिटर्न भरते हैं। लक्ष्मण, हालांकि इसमें एक जो बात आपने की बड़ी पते की बात है, ITR 1 में आपके पास सिंगल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, सिंगल घर होना चाहिए। मुझे लगता है कि जैसे सरकार ने कैपिटल गेन्स को इसमें शामिल किया है 1.25 लाख रुपए तक का, वैसे सिंगल प्रॉपर्टी जगह एक प्रॉपर्टी और जोड़ देना चाहिए, क्योंकि अब लोग सिंगल प्रॉपर्टी वाले रहे नहीं, अब 2 घर ले ही लेते हैं। अब ये खैर मेरा सुझाव है, इसमें इसको अभी जो नियम तो 2 प्रॉपर्टी के लिए आपको टैक्स भी नहीं है। हाँ, तो जो मुकेश पटेल साहब ने कहा वही है, कानून वही है, लेकिन ये मेरा सुझाव था, मैंने सोचा मुकेश जी से ये कर लो, जो मुकेश जी की बात बड़ी दूर तक जाती है। मैं इसका समर्थन करता हूं लक्ष्मण जी। हाँ, बिल्कुल, ये समर्थन कर तो वित्त मंत्रालय तक ले जाएगी बात। एक और चीज, बाकी मैं हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं, लेकिन मैं एक छोटा सवाल पूछ लूं कि एक और बदलाव किया गया है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के लिए डिस्क्लोजर की सीमा जो है, टैक्सेबल इनकम पहले 50 लाख होती थी, अब उसको बढ़ा करके 1 करोड़ कर दी गई। ये क्या है, थोड़ा संक्षिप्त में बता सके तो। जी अच्छा, ये क्या है, एक शेड्यूल AL माना एसेट्स और लायबिलिटीज का आपका शेड्यूल हुआ करता था, उसमें 50 लाख से ज्यादा टैक्सेबल इनकम जो होती है रेसिडेंट्स की, उनको ये शेड्यूल भरने का ये आवश्यक था। तो अब ये 50 लाख की आय को बढ़ा के उन्होंने 1 करोड़ कर दिया है। तो इसका फायदा सबको ये मिलेगा कि 50 लाख और 1 करोड़ के दायरे में जो आते हैं उनको ये भरने की कोई लायबिलिटी अब नहीं रहेगी। इस अगेन इज अ वेलकम प्रोविजन। वेलकम, तो बहुत धीरे धीरे आसान किया जा रहा है ITR को, तो मुझे लगता है इस तरफ एक बड़ा कदम है। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। चलते हैं अहमदाबाद सबसे पहले, क्योंकि मुकेश भाई भी अहमदाबाद से थोड़ा सा तो ये कर दिखा देना चाहिए। देवेंद्र शाह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र शाह जी नमस्कार। हाँ जी, मुकेश भाई आपके साथ जुड़े हुए हैं, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। अच्छा, मैं मुकेश जी साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि भाई हमारा सोसाइटी रीडेवलपमेंट में जा रहा है और हमको करीब 50% ज्यादा स्पेस मिलने वाला है, नया रीडेवलप फ्लैट, तो उसमें कैपिटल गेन्स की क्या लागत आएगी और उसमें कम करने के लिए लीगली क्या प्रोविजन है? बिल्कुल देवेंद्र जी, ये सवाल आजकल जैसे आपने कहा वो बहुत सारे रीडेवलपमेंट आज सोसाइटीज हो रही है, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे हमने लक्ष्मण जी आप हमारे अगले एपिसोड में इसका डिस्कशन भी किया था, अब ये जो आपको एक्स्ट्रा स्पेस मिलती है, टेक्निकली तो सेक्शन 45(5)A में जो भी उसकी स्टैंप ड्यूटी की वैल्यू होती है ऑन द डे द प्रॉपर्टी इज कंप्लीटेड, BU हो के आपको जब अलॉट होती है, उसके आधार से कैपिटल गेन की गिनती करने की होती है, माना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की लायबिलिटी जरूर बनती है। पर जैसे आपने पूछा कि इसको हम कैसे प्लान करके अवॉइड कर सकते हैं लॉफुली, तो आप इसकी गिनती करते हुए सेक्शन 54, क्योंकि आपका एक पुराना घर था, बिल्डर डेवलपर ने वो लिया और उसके सामने वो आपको नया घर दे रहा है, अगर वो आपको पैसे में कॉम्पेंसेशन देता था कोई बड़े रकम का, तो दैट वुड हैव बीन टैक्सेबल। हालांकि उसमें भी आप 54EC के बॉन्ड का फायदा ले सकते हैं, पर यहां तो
एक घर के सामने आपको दूसरा घर मिलता है, भले मान लो आपके पुराने घर की वैल्यू 10-20 लाख की थी और नए घर की वैल्यू 1.5 करोड़ है, तो भी ये पूरा गेन आपका नई प्रॉपर्टी में री इन्वेस्ट हो जाता है, इसलिए आपको इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। लक्ष्मण जी, ये देवेंद्र जी के लिए खुशखबरी है। चलिए, देवेंद्र जी के लिए बड़ी खुशखबरी दे दी, तो एक खुशखबरी हमारे वीरेंद्र यादव जी को भी दे दीजिएगा, रेवाड़ी से हैं, जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। वीरेंद्र जी नमस्कार, बताएं क्या सवाल है आपके पास। नमस्कार सर। नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि मेरी वाइफ को एक एडिशनल कंपनसेशन मिला है जो कि जमीन एक्वायर किया गया था थ्रू कोर्ट केस। अच्छा। तो उसके अंदर इंटरेस्ट कंपोनेंट भी है। हाँ। तो उसमें टैक्स लायबिलिटी क्या होगी, और टैक्स लायबिलिटी है तो उसको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है कि कहीं इन्वेस्ट करें या और कुछ। तो टैक्स लायबिलिटी बनती है कि नहीं बनती है, बनती है तो उसको कम कैसे करें, मुकेश जी। बिल्कुल लक्ष्मण जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे केसेस आते हैं जहां आपको एडिशनल कॉम्पेंसेशन दिया जाता है। तो एडिशनल कॉम्पेंसेशन के केस में, जैसे इनके केस में 2 चीजें हैं, एक कोर्ट ने कॉम्पेंसेशन की अमाउंट दी और दूसरी जो अमाउंट है वो इंटरेस्ट की है। तो कॉम्पेंसेशन वाला जो अमाउंट है वो सेक्शन 45 के तहत वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की हैसियत से इन दैट अमाउंट विल बी टैक्सेबल। तो LTCG पर जो है टैक्सेबिलिटी, इसके संदर्भ में आप जो भी फायदा लेना चाहते हैं सेक्शन 54 EC बॉन्ड में निवेश करके, या तो आप सेक्शन 54F में एलिजिबल है तो उसके सामने कोई और नया घर भी इन्वेस्टमेंट करके कर सकते हैं। टाइमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जिस साल में कोर्ट ने कॉम्पेंसेशन ऑर्डर किया और आपको मिला, उस साल में आपको टैक्स भरना है। इंटरेस्ट में आपके लिए एक वेलकम प्रोविजन ये है कि ओनली 50% ऑफ द इंटरेस्ट इज टैक्सेबल, वो एज अदर सोर्सेज। सेक्शन 56 में ये टैक्सेबल होता है और जिस समय पे आपको मिलता है उसी साल में, माना इट में रिलेट टू मेनी इयर्स बिफोर, पर उसको आप स्प्रेड ओवर नहीं कर सकते हैं। जब मिलता है उसको आपको टैक्स में ऑफर करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 50% का इसका आपको डिडक्शन का फायदा मिलेगा। सो यू हैव टू पे टैक्स ओनली ऑन 50% ऑफ द इंटरेस्ट अमाउंट एंड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब आप जानते हैं 12.5% का रेट है और उसमें भी आप 54 EC और 54F का फायदा ले सकते हैं। तो इनके लिए भी इतनी ही खुशखबरी है लक्ष्मण जी, टैक्स गुरु की ओर से। बिल्कुल, मैं देख ही रहा था कि आप अहमदाबाद वालों के साथ कोई पार्शलिटी तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनको भी खुशखबरी देना था, तो आपने दोनों खुशखबरी दे दी, तो आपने ही अच्छा काम किया। चलिए, इस बीच हमारे साथ एक फ़ोन कॉल लगना था लेकिन लग नहीं पाया, लेकिन चूंकि ये आर्मी से हैं, नौसेना से हैं, तो मैंने कहा अभी तो माहौल है, इनके सवाल को लेना ही होगा। इन्होंने ईमेल के जरिए भी सवाल भेज दिया था, कमांडर SP वोरा साहब। दरअसल इन्होंने क्या किया कि 28/12/2024 को, यानी पिछले साल 28 दिसंबर को एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेची है और उस पर इनको LTCG हुआ है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस हुआ है। अब ये इनकम टैक्स के न्यू रेजिम के तहत ITR फाइल करना चाहते हैं। अब ये पूछ रहे हैं कि न्यू रेजिम के तहत ITR फाइल करें तो LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स का कैलकुलेशन करने का जो 2 मेथड है, एक है कि आप इंडेक्सेशन लगा लीजिए, दूसरा है कि फ्लैट 12.5% दे दीजिए। तो न्यू रिजीम में दोनों में से कोई एक मेथड चुनने का रास्ता है कि नहीं, सिर्फ हमें फ्लैट वाला ही रास्ता है? जी लक्ष्मण जी, आप आर्मी की तो पूरी एडवोकेसी करते रहे पिछले दिनों में, इसलिए आपने ये सवाल चुना, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। अब कमांडर साहब के लिए भी हम ये बताना चाहेंगे कि भले आप नए रेजिम में हो, उसके कारण कोई दुविधा का अनुभव नहीं करें। आप जो भी चाहें दोनों ऑप्शन में से, क्योंकि प्रॉपर्टी के लिए ये दोनों ऑप्शन, ओल्ड स्कीम या न्यू स्कीम, दोनों में आपके लिए अवेलेबल हैं। और ये जैसे आपने बताया, इंडेक्सेशन का फायदा लेते हुए आप 20% का रेट लगाइए या इंडेक्सेशन बिना सीधा 12.5% का फ्लैट रेट, दोनों में से जो भी चाहे आप चुन सकते हैं।
और साथ साथ न्यू रेजीम के और भी फायदे हैं, वो ले सकते हैं। लक्ष्मण, तो न्यू रेजिम में रहें, ओल्ड रेजिम में रहें, इस पर कोई असर नहीं पड़ता कि आप एलटीसीजी के लिए इंडेक्सेशन का विकल्प चुनें या फिर 12.5% का विकल्प चुनें। न्यू रेजिम में भी दोनों ही विकल्प है, आप जो आपको सहूलियत हो, जो आपको फायदा दे रहा हो, उस विकल्प को चुनिएगा। इस पर काफ़ी सारे एपिसोड में हम लोग चर्चा भी कर चुके हैं कि कौन फायदेमंद है, कहाँ फायदेमंद, कैसे कैलकुलेट करें। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटते हैं तो एक बात करें, कोई लोग रिश्तेदारों के नाम पर शेयर खरीद लेते हैं, तो वहाँ पर टैक्स की देनदारी क्या बनती है, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। देख रहे हैं टैक्स गुरु और हमारे साथ हम बने हुए हैं हमारे जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब अहमदाबाद से। मुकेश जी, लोगों के सवाल तो बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन मैं चाह रहा था एक मुद्दा जरूर चर्चा कर लिया जाए, क्योंकि इनकम टैक्स फॉर्म में जो बदलाव की बात हम लोग कर रहे थे, इसमें एक मुद्दा जिसको सबसे पहले आपने पकड़ा था वो था कि कैपिटल गेन्स पे रिबेट वाला मुद्दा। काफ़ी उसमें आगे पीछे हुआ, फिर इसमें सरकार ने यूटिलिटी में बदलाव किया, अब इसमें फिर से बदलाव किया गया है। तो इस बदलाव का फायदा कैसे उठाए टैक्स पेयर, जरा समझाइए। बिल्कुल लक्ष्मण जी, ये जो मामला है रिबेट का विथ रेफरेंस टू कैपिटल गेन्स, उसमें दो सेक्शंस इसमें रेलेवेंट थे। एक तो 111A में आपको इक्विटी में से जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है वो, और सेक्शन 112 में कोई भी अदर देन इक्विटी, उस पर जो लॉन्ग टर्म का कैपिटल गेन होता है, माना आपका सोना चांदी, लैंड, बिल्डिंग, प्रॉपर्टी, ये सब आ जाते हैं। 112A में तो रिबेट का स्पेसिफिक निषेध है, उसमें तो कभी मिलता नहीं था, उसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी। 111 ने 112 में जो 87A की लैंग्वेज और ये दोनों सेक्शंस की लैंग्वेज के हिसाब से रिबेट क्लेम आपको मिल सकता है, ये बात हमने, आपको याद होगी, बराबर उठाई थी। क्योंकि 24-25 का लास्ट ईयर असेसमेंट ईयर का जो रिटर्न भरा गया, 5 जुलाई तक यूटिलिटी ओपन थी, उसके बाद बंद कर दी गई, फिर दिसंबर में बॉम्बे हाई कोर्ट आया, ये सब लोग जानते हैं। अब सवाल ये था कि इस बार जो आप रिटर्न फाइल करेंगे, आप क्या क्लेम कर सकते हैं या नहीं। अब हमें ये ख्याल में रखना है कि वित्त मंत्री ने जब बजट पेश किया 2025 का, उन्होंने एक संशोधन किया, अमेंडमेंट, सेक्शन 87A में पहली बार ये बदलाव लाए एक प्रोविजो के तहत कि आपका जो भी रिबेट है वो आपका जो नॉर्मल टैक्स 115 BAC में, माना स्पेशल रेट वाली इनकम का टैक्स गिने बिना जो नॉर्मल टैक्स है उससे बढ़ नहीं सकता। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो अमेंडमेंट है वो उन्होंने पिछले सालों में नहीं लगाया है। इट इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल ओनली फ्रॉम द नेक्स्ट असेसमेंट ईयर, माना करंट फाइनेंशियल ईयर 25-26 से। अब सवाल ये होता है 24-25 के जो झगड़े हैं वो भी इसके आधार से हल हो सकेंगे, क्योंकि नाउ द इंटेंशन ऑफ द डिपार्टमेंट इज वेरी क्लियर कि ये अमेंडमेंट हमें करना ही था, तो रिट्रोस्पेक्टिवली नहीं किया, प्रोस्पेक्टिवली किया है।
और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी जुलाई में जो हम रिटर्न भरेंगे, नए फॉर्म्स आए, तो द इंटरेस्टिंग थिंग इज अभी नए फॉर्म की पूरी यूटिलिटी उपलब्ध होने वाली है, पर जो उसका ब्रॉड फॉर्मेट बताया गया है उसमें एक बात बहुत क्लियर होती है कि टैक्स पेयर्स ये 25-26 असेसमेंट ईयर का रिटर्न भरते हुए लास्ट फाइनेंशियल ईयर में उनको जो भी कोई शॉर्ट टर्म गेन या लॉन्ग टर्म गेन हुआ है, और अगर उसकी इनकम वो 7 लाख के, क्योंकि उस साल में 7 लाख का वो नियम लगता है और 25,000 का रिबेट का रूल है, उसके लिए आपको फायदा लेना है तो आप जरूर ले सकेंगे। भले लास्ट ईयर आपको नहीं मिला हो, पर इस साल बिना दुविधा आप क्लेम करें। ये हमारा टैक्स गुरु का गुरु मंत्र होगा। और ये भी याद रखिएगा कि नेक्स्ट ईयर से कैपिटल गेन पर रिबेट को बाय बाय कहना है। ये आपके लिए लास्ट अपॉर्चुनिटी है क्लेम। जो है सो अभी ले लीजिए, बाकी अब बाद में कुछ नहीं मिलेगा आपको। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण बदलाव है और इस बदलाव के सुबुगाहट पहले ही मुकेश जी को मिल गई थी। मुकेश जी ने इसको उठाया भी था बखूबी, और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे टैक्स पेयर्स इसका फायदा उठाए होंगे। अब चलते हैं वापस से सवाल जवाब का सिलसिला। चित्तौड़गढ़ से हमारे साथ हर्ष जी हैं। हर्ष जी नमस्कार। नमस्ते सर, गुड आफ्टरनून। जी गुड आफ्टरनून, बताएं क्या सवाल है। मुकेश पटेल साहब हैं ऑनलाइन। हाँ सर, एक्चुअली मैं एक सैलरी इंडिविजुअल हूँ। मैं शेयर्स में डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करता हूँ मेरे बहन और मेरे मम्मी के अकाउंट से, जो कि अभी कुछ नहीं कमा रहे हैं, मतलब उनका इनकम कुछ नहीं है। अगर है भी तो एफडी इंटरेस्ट इनकम है, जो कि बस 10-20 हजार रुपए सालाना रहता है। तो मुझे जानना था कि क्या टैक्स इम्प्लीकेशन होता है। मतलब जैसे इसमें मेरे 2-3 सवाल थे कि उसमें क्लबिंग ऑफ इनकम होता है क्या मैं उसको बिजनेस इनकम के तौर पे ले सकता हूँ क्या, और अगर मैं उसमें शॉर्ट टर्म ट्रेड करता हूँ, मतलब एसटीसीजी एनटीसीजी क्या रखते हैं और क्या आईटीआर फाइलिंग की उसमें जरूरत है, और कितने इनकम तक टैक्स जीरो लगेगा, और क्या कुछ और तरीके हैं जिससे टैक्स बचाया जा सकता है। ये मोटा मोटी 3-4 ठीक है, आपको सारे सवालों का जवाब मिलेंगे। मुकेश पटेल साहब, अच्छा सवाल है। बिल्कुल। अच्छा, हालांकि ये तरीका मुझे लगता है कि आपने ही बताया भी था, आपने भी बताया था कि कैसे टैक्स बचाने के लिए रिश्तेदारों के नाम पे इन्वेस्टमेंट करिए। मुझे लगता है उससे जुड़ा हुआ सवाल है। बिल्कुल 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 लक्ष्मण जी, और उनका हक बनता है, क्योंकि उनके सवाल के प्रत्युत्तर से मैं जो बताने वाला हूं वो केवल उनको नहीं, बहुत सारे हमारे दर्शकों को उसका फायदा और लाभ मिलेगा। तो सबसे पहले तो इट इज ऑलवेज गुड कि आप अपने फैमिली में आपके जितने भी मेंबर्स हैं, सब एंटिटीज का आप इनकम जनरेशन के लिए और लॉफुल टैक्स प्लानिंग के लिए उनका उपयोग करिए। अब ये जरूरी नहीं होता है कि हर एक की अपनी इनकम हो या कैपिटल हो, उसी में से आप निवेश करें। हमने जैसे लक्ष्मण जी आगे भी बताया था, भाई साहब आपके केस में तो मदर और सिस्टर है, इसलिए क्लबिंग ऑफ इनकम का तो कोई सवाल खड़ा नहीं होगा। वाइफ या डॉटर इन लॉ होती है तो 64 का ख्याल रखना पड़ता है। तो आप अपनी मदर या सिस्टर को एक्चुअल अमाउंट गिफ्ट करके भी उसमें से निवेश कर सकते हैं, या तो आप इंटरेस्ट फ्री लोन दे के भी। पर ख्याल में ये बात रखिएगा कि जो भी है वो सीधे आपके अकाउंट में से उनके नाम से निवेश मत करिएगा, बिकॉज दैट कैन क्रिएट कॉम्प्लिकेशंस। आप अपने अकाउंट से उनको पैसा दीजिए एज अ गिफ्ट या तो इंटरेस्ट फ्री लोन, और उस अकाउंट में से आप शेयर्स में निवेश करिए। 4 लाख तक की जो इनकम है उस पर तो कोई टैक्स नहीं है। उसके ऊपर 12 लाख से कम है तो रिबेट को ध्यान में रखते हुए जो रेगुलेशंस हैं उसके आधार से भी आप जीरो टैक्स का प्लानिंग कर सकते हैं। बिजनेस इनकम भी दिखा सकते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो नेक्स्ट ईयर से आपको रिबेट का फायदा नहीं मिलेगा, ये भी ध्यान में रखिएगा। पर ये बहुत सारे परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस का फायदा और उसका लाभ लेते हुए, क्योंकि 1,25,000 का भी लॉन्ग टर्म गेन का पूरा एग्जम्पशन आपको मिल सकता है। मैं तो ये कहूंगा एवरी हाउस होल्ड should take the maximum benefit of income generation through various sources, Lakshman ji, to the tune of 4 lakhs or 12 lakhs
from this year onwards. चलिए, तो इसका ख्याल है बहुत कानूनी बेहतरीन तरीके और- से सारी चीज़ों का आपने बता दिया और बिल्कुल कानूनी तौर से कैसे आप टैक्स बचा सकते हैं उसका बेहतरीन एक मिसाल यहाँ पे है। फटाफट एक सवाल लेते हैं, कोलकाता से ऋतुपर्णा देबरॉय जी हैं, बताएं क्या सवाल आपके पास। यहाँ सबसे पहले मैं तो एक बिग थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आपका प्रोग्राम बहुत ही इंफॉर्मेटिव है और चलिए, मैं बहुत देखती धन्यवाद। हूँ इसको और जी। मैं खुद ही टैक्स फाइल करना सीख गई आपके प्रोग्राम अरे देख के। वाह, अरे वाह। तो Thank you. एंड मेरा सवाल ये है कि मैंने कुछ गोल्ड ज्वेलरी सेल किया है, तो उसके प्रोसीड्स मैंने HDFC गोल्ड ETF फंड ऑफ फंड में डाला है, तो इसका क्या कोई कैपिटल गेन टैक्स लगेगा? मुकेश जी। ऋतुपर्णा जी, आपका सवाल महत्वपूर्ण इसलिए है कि जब आप गोल्ड ऑर्नामेंट्स बेचते हैं तो बेसिक एग्जाम्शन कोई है नहीं आपकी, हालांकि जो लिमिट है। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग बात आपके लिए ये होगी कि जो आपको 4 लाख के अंदर आपकी और इनकम के साथ अगर ये अमाउंट आ जाता है तो 0 टैक्स का फायदा मिलेगा। अगर वो 4 लाख के ऊपर है और इस साल से लास्ट ईयर में है तो आप रिबेट का फायदा नियम के अनुसार ले पाएंगी। इस साल में ये LTCG है वो सेक्शन 112 में 12.5% के रेट से आएगा, रिबेट का फायदा नहीं मिलेगा। और ये आपके ख्याल से निकाल दीजिए माइंड में से कि आपने गोल्ड ETF में निवेश किया इसलिए आपको कोई एग्जम्पशन मिलेगा, तो इसके कारण एग्जम्पशन नहीं मिलता है। हालांकि आपको अगर लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई एग्जम्पशन का फायदा लेना है तो आप सॉवरीन गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में जरूर सोच सकते हैं, क्योंकि उसका गेन आपको जब फ्यूचर में होगा देयर इज अ क्लियर कैपिटल गेन्स टैक्स एग्जम्पशन। लक्ष्मी, चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा ऋतुपर्णा जी, और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हम लोगों का हौसला बढ़ाया और ऐसे टैक्स गुरु देखते रहिए। और मुकेश पटेल साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी सवालों का बहुत ही आसान भाषा में बेहतरीन तरीके से जवाब देने के लिए। और टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। आपके पास कोई भी सवाल हो, चाहे इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो या GST से, तो आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर, और सवाल जब भेजते हैं तो अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।